Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the very informative topic of biology, that is human blood. ठीक है, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं मानव रक्त के बारे में, ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्ट फॉरवर्ड वो क्या आता है कि ह्यूमन ब्लड क्या है, तो दैट इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन ब्लड है वो किस तरीके का पदार्थ है, तो आपका क्या आ जाएगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि तरल संयोजी ऊतक। बाकी ब्लड के बारे में हमने थोड़ा जो है टिश्यू चैप्टर में भी पढ़ा था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ब्लड क्या हो गया, देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि तरल संयोजी ऊतक। एक तो लिक्विड है और एक सब चीज़ों को क्या करके रखेगा, बाइंड करके रखेगा, इसीलिए बोला है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जिस बायो के ब्रांच में हम ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं या फिर स्टडी ऑफ ब्लड, उसको क्या बोला जाता है, हीमेटोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी, या इसको एक और नाम से जानते हैं सेरोलॉजी। ये दो नाम याद रखिएगा, हेमेटोलॉजी एंड सेरोलॉजी, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। नेक्स्ट आता है कि जो जनरल एडल्ट है उसमें आपका ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो लगभग कितनी हो जाती है, 5 से 6 लीटर। ठीक है, 5 से 6 लीटर जो है ब्लड की मात्रा होती है। अगर मैं बात करूँ मेल में तो उसमें लगभग 5.5 लीटर एंड फीमेल में लगभग 5 लीटर। आधा लीटर क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन या फिर आयरन जो होता है वह आपका कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू मतलब कि पोटांस ऑफ हाइड्रोजन, वो कितनी है पीएच वैल्यू, तो याद रखिएगा 7.4। क्या है, 7.4, मतलब ये हमारा किस कैटेगरी में आता है, बेस, या फिर इसको लिख सकते हैं एल्केलाइन। ठीक है, यानी कि क्षारीय कैटेगरी में ये आता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे, जैसे कि यार जो ब्लड है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 है, इसी तरीके से जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, उसकी पीएच वैल्यू भी कितनी होती है, 7.4। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। इसको एक वो छोटी सी ट्रिक से याद रख लीजिएगा, खून के आंसू। ठीक है, ये याद हो जाएगा, कितने हैं वो, 7.4। नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा और ब्लड के बारे में अगर बात करें तो जो ब्लड है वह हमारा क्या है, एक नेचुरल कोलाइड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्लड क्या है, नेचुरल कोलाइड है, मतलब कि प्राकृतिक विलयन। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या मतलब है, वैसे तो इसको हम केमिस्ट्री में डिटेल में करेंगे, फिर भी इसको थोड़ा सा देखिएगा। कोलाइड का मतलब होता है सिंपल सा कि जैसे कोई कपड़ा लीजिए, उसमें से आप कुछ भी छानिए तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ रह जाएगा, या कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिनरल्स वगैरह उस पर रह जाएंगे। तो ब्लड आपका क्या है, इट इज़ अ नेचुरल कोलाइड, यानी इसमें भी कुछ ना कुछ वहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो ब्लड है वह ह्यूमन बॉडी का लगभग 7 to 10% ऑफ द बॉडी वेट, 7 to 10% जो है बॉडी वेट का वह कवर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये ब्लड से रिलेटेड छोटे छोटे से पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जो ब्लड है ना उसको हम टोटल 2 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी बात किया था, देखो कि अगर आप उसको छान रहे हो तो कुछ ना कुछ बचेगा, है ना। तो एक तो उसका लिक्विड पार्ट यानी कि द्रव हिस्सा, या फिर उसका जो भी तरल पदार्थ है। ठीक है, जो भी उसका तरल पदार्थ है, ब्लड का जो भी आपका लिक्विड पार्ट है, ठीक है, वो लगभग कितना होता है, 60%। ठीक है, कई जगह आपको ये 50 to 55% भी लिखा मिलेगा। इसके बाद ये इसका तरल पदार्थ, मेन इसमें क्या याद रखेंगे, प्लाज्मा। क्या याद रखेंगे, प्लाज्मा। और प्लाज्मा से एक चीज़ याद रखेंगे, एक तो ये क्या है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है या लिक्विड पार्ट है, एक इसका कलर कैसा होता है, स्लाइटली येलो। ठीक है, यानी हल्का पीला सा रंग इसका होता है, स्लाइटली येलो। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ सेल्यूलर पार्ट की, या इसी को हम जो है ना कार्पेसल्स भी कह सकते हैं, मतलब कि रुधिराणु,
रुधिराणु। तो इसके अंदर भी इसको हमने देखिए 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक आपका आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कणिकाएं, जिसका केमिकल नेम बहुत इम्पोर्टेंट है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी मतलब कि वाइट ब्लड सेल्स, जिसका केमिकल नेम याद रखेंगे ल्यूकोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक और, इसके अंदर पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? प्लेटलेट्स, जिसका नेम आ जाएगा थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जहाँ पे भी ये साइट वर्ड लिखा है CYTE, उसका मतलब है कि सेल का बनना। किसका बनना? सेल का बनना। तो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का बनना, इधर आपका WBC का बनना, एंड दैट इज थ्रोम्बोसाइट, आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। अभी देखिए पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ से प्लाज्मा के बारे में। तो एक तो हमने पढ़ा प्लाज्मा क्या है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है ना। इसको हम ना देखिए 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि अच्छा समझ में आ जाए। सबसे पहले तो वाटर, जो प्लाज्मा है इसके अंदर लगभग आपका 90% वाटर प्रेजेंट होता है। और वाटर से एक और चीज़ याद रखेंगे, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सोलवेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर को क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सोलवेंट। इसका मतलब है कि यह हर एक चीज में क्या हो जाता है? घुल जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसका मेन काम क्या होगा वाटर का हमारी बॉडी में या प्लाज्मा में? एक तो क्या करना, आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखना, ठीक है। आपके जो बॉडी का तापमान है उसको नियंत्रित रखना। दूसरा, हमको डिहाइड्रेशन से बचाना। डिहाइड्रेशन मतलब कि पानी की जैसे कमी हो जाती है तो उससे बचाना। अगर मतलब खूब सारा पानी पीते हैं तो हम क्या रहते हैं? हेल्दी रहते हैं, और हमारी स्किन भी क्या रहती है? ग्लोइंग रहती है, ठीक है। इसके बाद और यह जो होता है डाइजेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपका वाटर होता है। कैसे रोल प्ले करता है? जैसे देखिए जो हमारा स्टमक है ना, वो अपना गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है, और पायरोलिक ग्लैंड होती है जो HCl को भी रिलीज करता है। तो जहाँ अगर HCl ज़्यादा रिलीज होगा उसके साथ साथ वहाँ पर वाटर भी होता है, ताकि जो HCl है उसको क्या किया जा सके? न्यूट्रलाइज किया जा सके। एक वहाँ म्यूकस लेयर भी होती है, इसको हम डाइजेशन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखिएगा जो वाटर है वो डाइजेशन में, पाचन तंत्र में एंड ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना है उसमें भी वह क्या करता है? हेल्प करता है। वाटर एक तरीके से आपका डाइटरी फाइबर की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कि हर एक चीज़ को ये डाइजेशन में क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। बॉडी की ग्रोथ के लिए भी, सेल की ग्रोथ के लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए इतना आपको वाटर से समझ में आ जाएगा क्या क्या काम है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा में जो जो आपका प्रोटीन होते हैं, हमने यहाँ 90% लिखा था, लगभग 9% यहाँ प्रोटीन काम करते हैं, जिसमें कुछ एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन, एक याद रखिएगा फाइब्रिनोजन। अच्छा, ये दोनों नाम सुनते ही आपको विटामिन के की याद आ गई होगी, है ना। हम ऑलरेडी विटामिन के में इन दोनों की डिटेल जो है पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से आपका प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि खून का थक्का जमाने में यह हेल्प करते हैं आपका ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है। इसके बाद एक 2-3 और नाम यहाँ से याद रखिएगा। हेपरिन, किया था ना हमने हेपरिन। तो ये हेपरिन भी कौन रिलीज करता है? आपका प्लाज्मा। और हेपरिन आपका क्या था? एंटी ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। एंटी ब्लड क्लोटिंग यानी खून का थक्का नहीं जमने देगा, हमारी बॉडी में जो है ब्लड इजी फ्लो होता रहेगा। 2 नाम और याद रखिएगा, एक आपका एल्ब्यूमिन, ये भी कौन बनाता है? आपका प्लाज्मा। और एक आपका ग्लोब्यूलिन,
चलिए इतना समझ में आ जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो जो यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा प्लाज्मा के बारे में। 4-5 पॉइंट याद रखेंगे। आपका प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, हेपरिन जो एंटी ब्लड क्लोटिंग होगा, एल्ब्यूमिन एंड देन नेक्स्ट आपका ग्लोब्यूलिन, ये क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद हाँ यहाँ से ना एक और क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। जैसे जब भी हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है ना, तो उसके ऊपर जो भी मतलब येलोइश पार्ट होता है, येलो पार्ट, उसको क्या बोला जाता है, सीरम। और इसी सीरम से क्या किया जाता है, जो भी कोई दिक्कत है या बीमारियों की जांच की जाती है तो वो किससे की जाती है, जो भी ब्लड में ऊपर वो येलो सा लिक्विड सा आ जाता है उससे उसकी जांच की जाती है। और इस सीरम को भी कौन कंटेन करता है, आपका प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है प्लाज्मा का, कि यह जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक मिनरल या फिर पदार्थों को क्या करता है, कंटेन करता है। जिसमें आपका देखिएगा जैसे कैल्शियम हो गया, ये कैल्शियम आपका वही ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। आपका सोडियम हो गया, Na से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन हो गया, क्लोराइड Cl, तो ये किस में हेल्प करता है, आपने सुना होगा भाई बीपी पेशेंट है, नमक ज़्यादा खा लिया वगैरह वगैरह, तो ये जो सोडियम एंड क्लोरीन है ये आपका बीपी को कंट्रोल करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। ये बीपी फ्लो में हेल्प करेगा। एक आप मैग्नीशियम याद रख लीजिएगा, आपका ब्लड के फ्लो में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो भी मिनरल्स वगैरह ब्लड में प्रेजेंट है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पोर्शन, जहाँ हमने मेन किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में। बाकी इससे नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सेल्यूलर पार्ट मतलब कि आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।